हमारे पहाड़ी पारी को पाल लिंगो बाबा ने की कि हम इस, जैसे कभी क्या होता है घर में कोई बालक उत्पाती रहता है तो हम एक क्या करते हैं उसको किसी काम में लगा देते हैं, सेटल कर देते हैं कि उत्पात करना बंद कर दे। अब हमारे पास में एक बालक तो है नहीं, यहाँ करोड़ों की जनसंख्या में मानव है, विश्व में तो अरबों खरबों की जनसंख्या में मानव है। इन सबको हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि एक की बात वो मानेंगे नहीं, क्योंकि सब हाईटेक हो गए हैं। अब आप परिकल्पना को सोचिए कि पहाड़ी पारी गोपाल लेंगो बाबा ने एक ऐसी परिकल्पना हमारे साथ जो यथार्थ, जो विज्ञान तो बहुत बाद में आया, नेचर से एक चीज निकाली कोया पुणे, बोले कि ये जितने नुकसान पहुंचाने वाले हैं एक काम करो, इनको यही काम दे दो कि ये नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आया टोटम। जैसे कि हम लोग क्या है दिन रात पेड़ पौधे काट रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज किसी संगठन के माध्यम से हो रहा है, व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। तो एक बात आई यहाँ पर कि टोटम के माध्यम से एक वनस्पति, एक पक्षी, एक जीव, उससे क्या हुआ, जो मेरा टोटम है मैं उसकी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप आप या फिर जो हमारे जिसका टोटम वो नहीं है उसका हम उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ही पक्षी के साथ में हुआ, ऐसे ही वनस्पति और जीवों के साथ में। इस प्रकार से हम धीरे 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 इस नेचर से जुड़ गए और आज उसका परिणाम है। देखिए कहीं भी जंगल कटता है, अगर छत्तीसगढ़ में अगर कहीं जंगल कट रहा है और कोई बाहर का व्यक्ति और खासकर ट्राइबल है, वो वहां से यात्रा कर रहे हैं तो उस पेड़ को देख के उसको दर्द होता है, जबकि बाकी जाने वाला बड़ा पसंद होता है कि बड़ा खुला खुला एरिया है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारी आत्मा में वो चीज है कि हम लोगों को नेचर जैसे कटता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो तकलीफ होने लगती है। आप यहाँ पर मैं समझता हूँ कि विश्व में ट्राइबल ही एक ऐसा कम्युनिटी है जिसको नेचर को जब नुकसान पहुंचा तो उसको तकलीफ होती है। आप यहाँ बाकी तो सब लोग काटने के पीछे पड़े रहते हैं, खुदाई के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में हंसदे वाला बहुत मामला है। भाई इतना समुदाय है यहाँ पर, पूरे ऑल इंडिया में इतने ट्राइबल कम्युनिटी हैं, लेकिन चिंता किसी ने की नहीं की। लेकिन हमने किया, उसका कारण ये है कि कोया पुणे की जो व्यवस्था आई तो हमारे टोटम के माध्यम से हम लोगों ने नेचर से जोड़ा और हमारी व्यवस्थाएं नेचर से जुड़ी और नेचर ही हमारी व्यवस्था में शामिल हुई। इसलिए आज भी तकलीफ होती है और उसको सहमित करने के लिए टोटम हमारे बीच में आई तो हम लोगों ने उसको धीरे धीरे मैनेज किया। अब क्या हुआ, अब व्यवस्थित मानव यहाँ व्यवस्थित नहीं हो गया। अब धीरे धीरे मानव ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि मुझे बहुत मतलब नेचर से भी तेज भागना है। अब तेज भागने के चक्कर में हमने इतने हाई टेक हो गए हैं कि जिनकी बदौलत हम यहाँ जीवित हैं, हमने उनको नुकसान पहुंचाना फिर से शुरू कर दिया। मतलब एक मैं हेडलाइन लिख रहा हूं, वो चमक रहा है। जिसका सब कुछ है जिसका कुछ नहीं है वो चमक रहा है और जिसका सब कुछ है उसको पता ही नहीं। और दूसरा लाइन है उसको पता ही नहीं है। उसका तो पता नहीं है लेकिन खुद उसको पता नहीं है। ये हेडलाइन मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि अब हमारी ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था जो कोया पुणे के संबंध में हमने पूरे डीप नॉलेज कल देखा, आज भी आपने सुना। अब बात आती है कि हमारे पास में इतना धरोहर है, क्योंकि कोया पुणे अथाह है, इसको एक दिन में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, एक साल में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये एकदम अथाह है, अंतिम तक व्यक्ति सीखता है। जिनके पास कुछ नहीं है उसका आशा ये है कि जो इस कोया पुणे जिसके रग रग में है ही नहीं, आज इस देश में चमक रहा है। आप स्वीकार करेंगे? चमक रहा है मतलब किसी भी प्रकार से आप राज सत्ता ले लीजिए, तमाम व्यवस्थाएं ले लीजिए, सब कुछ में वो हावी है और हमारे पास पूरा नेचर है, सब कुछ है, हमारा पता ही नहीं है। दूसरी बात हमको
2 लाइन है नीचे में, हमारा पता नहीं है और हमको ही पता नहीं है। अब इस चिंता को यदि आप शामिल कर लेते हैं तो बात आती है कि हम इसकी रक्षा कैसे करें। मान लीजिए जो ब्लैक बोर्ड है पूरा गोंडवाना लैंड है, यहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। आज हमारी व्यवस्था यदि विलुप्त हुई है तो उसका जो मुख्य कारण है डर ना होना। अब बात ये भी आएगी कि हम डरें क्यों। डर इस बात का कि हमारी जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन हम कर भी लेते हैं तो लोगों को डर नहीं लगता। आज कोई व्यक्ति डरता है कि उसे इतना पता होता है अगर आज मैं सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन कर भी लूंगा तो कल 2 बकरे मेरा काम हो जाएगा। इसलिए से क्या करते हैं, जाने अनजाने गलतियां भी कर लेते हैं और कभी कभी तो जानबूझ के कर लेते हैं। उनको मालूम है समाज क्या लेगा, 2 बकरा, अरे हम तो नौकरी पेशा वाले हैं, दे देंगे, अरे हमारे पास तो अपार जमीन है, दे देंगे, मतलब डर ही नहीं लग रहा है। और इसी चक्कर में क्या हो रहा है, हमारी इतना जो विशुद्ध जो कोई अपनी की व्यवस्था है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किनारे कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं जो उसके एकदम विरोध में, जो हमें नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए एक समझने के लिए पूरा गोंडवाना लैंड है, यहाँ हम सब लोग रहते हैं लेकिन आपस में हम ऐसे काम करते हैं जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, कोई अपने धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, हम लोग वही काम करते जा रहे हैं। लेकिन एक समझने की दूसरी बात मैं और कर रहा हूं, इस पूरे गोंडवाना भूभाग में समझने के लिए, अब इसको हम एक थोड़ा मान लें, ये यहां पर एक मैंने पी लिखा है, मतलब एक पुलिस चौकी है, ठीक है। अब आप बताइए इधर का व्यक्ति जो बड़ा निडर है, जो कभी डरता ही नहीं किसी से, लेकिन यहां आने से डरता है। भैया आपको इतने बड़े समाज से डर नहीं लग रहा है, लेकिन आप इतने छोटे से जगह पुलिस चौकी से आपको डर लगने लगती है। क्यों? आपको इसलिए डर लगता है क्योंकि ये किससे चलता है, अधिनियम से, नियम से और संविधान से। अब बताइए आपका पूरा जो समुदाय है, आज कोई भी कुछ भी कर लेता है उसको डर नहीं लगता, लेकिन किस छोटे से स्थान से उसको डर लगता है। मैं इसको समझने के लिए इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये सबको अधिनियम की बात करता है और जिसने अधिनियम का उल्लंघन किया उसको ये दंडित करता है। क्या हमारा समाज ऐसा करता है? करता है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग है। कहीं हम कुछ अलग दंड ले लेते हैं जिसका उस पर असर ही नहीं पड़ता, और दंड का जो स्वरूप है पूरे देश में एक समान है। अगर किसी ने कुछ किया है और विधान पे लिखा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन हमारे समाज में अलग अलग हो जाता है। अब अगर पुलिस चौकी से अगर डर लगता है, उसका सीधा आशय ये है कि पुलिस चौकी नियम और कानून से चलता है। आईपीसी, सीआरपीसी तमाम चीजें इनके पास में रखे हैं, एसटी एससी एक्ट रखा हुआ है। जब भी आप उल्लंघन करेंगे ये आप पे उसके तहत मामला दर्ज करके आप पे कार्रवाई करें। अब बात ये आती है, जब इससे अपने को डर लगता है, समझने के लिए हम बता रहे हैं, तो क्या हमारे इतने बड़े गोंडवाना के भूभाग में विशाल जो समुदाय है, क्या ये समुदाय को हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे? जैसा कि कल चर्चा में आया था, हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, इसके साथ साथ में क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी है, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। सबके पर्सनल लॉ है और सभी के पर्सनल लॉ पे एक बात लिखी हुई है, करबड़ा पे साहब एकदम सटीक बोल रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 366 के 25वीं उपखंड में दर्ज जनजातियों पे यह अधिनियम लागू नहीं होगा जब तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय इस बात का नोटिफिकेशन जारी न करें। इसके बावजूद हम क्या करते हैं, हमको कोई ना बनाए, हम लोग स्वघोषित हिंदू बन जाते हैं, स्वघोषित क्रिश्चियन तो बने जा रहे हैं, मुस्लिम भी कम बने, क्रिश्चियन भी थोड़े कम बने होंगे, कि सबसे ज्यादा स्वघोषित हम क्या बन रहे हैं, कोई बनाता नहीं है आपको हिंदू, आप खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में ये इतना भर गया है
कि हमको एहसास होने लगता है कि हम यही हैं। कल इसी बिंदु पे बात हो रही थी, जब ये खुद एक्ट इनका कहता है कि आप पे प्रभावी नहीं है, तो आप पे क्या प्रभावी है? चिंता का विषय तो ये भी है कि जब ये आप पे प्रभावी ही नहीं है, तो आप पे अंततः है क्या प्रभावी? वही है कि आप रीति रिवाजों से, परंपराओं से शासित हो रहे हैं, लेकिन आपने बना के कहाँ रखा है? अगर आप उसको बना के रखे होते या हम बना के रखे होते, तो मुझे लगता है कि आज हमको इनकी चिंता नहीं करनी पड़ती, इनसे तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, कि हम इनसे तुलना करके आज जो बात कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करें कि हमारा भी पर्सनल लॉ हो, हमारा पर्सनल लॉ हो, कभी मन में ख्याल आया? क्योंकि हिंदू समुदाय उनके पर्सनल लॉ की वजह से ही आज व्यवस्थित है। एक भी अगर ये कुछ भी गलत करते हैं तो ये एक्शन ले लेता है। क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, ये 1955-56 का है, और ये जो आपका जो मैंने कुछ इस पे नोट किए हुए थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, जिसे लोग शरिया के नाम से जानते हैं।